ठीक है। और अपन जो पढ़ेंगे इनसे बिल्कुल हट के पढ़ेंगे। उसके लिए हमें क्या करना है, ये जो सभी कारक है ना, इन कारक के हमें अर्थ आने चाहिए, तब हमें इन विभक्तियों की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नमस्कार साथियों, सीमांत अकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। देखिए आज हम पढ़ते हैं कारक, और कारक के अंतर्गत क्या क्या हमें पढ़ना है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहले थोड़ा उनके ऊपर डिस्कस करते हैं कुछ उदाहरण के माध्यम से। ठीक है, जिनमें से पहला उदाहरण होगा, राम ने रावण को तीर से मारा। ठीक है, यहां पर एक तो भाई ये विभक्ति है, एक ये विभक्ति है और ये भी विभक्ति है। अभी मैं उसके ऊपर भी आऊंगा कि विभक्तियां क्या होती है, उनके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। यहां पर जो नजर आ रही है विभक्तियां, वो कितनी नजर आ रही है, 3 विभक्तियां नजर आ रही है। और इन 3 विभक्ति में से हम कौन सी विभक्ति माने कि इस वाक्य में ये विभक्ति है, और जिस भी विभक्ति का हम चुनाव करेंगे ना, वही इस वाक्य में क्या होगा, कारक होगा। तो यहां पर जो मतभेद रहते हैं, यहां पर जो डाउट्स रहते हैं कि 3 विभक्तियों में उत्तर कैसे दें, इनको क्लियर करेंगे। और दूसरी जो कंडीशन बनती है कारक में, दूसरी कंडीशन क्या बनती है, जैसे राम पत्र लिख रहा है, तो यहां पर एक भी विभक्ति नहीं है, यहां पर कोई भी विभक्ति नहीं है। इसके बावजूद भी आपसे पूछा जाता है इस वाक्य में कारक कौन सा है। तो इस प्रकार के वाक्य में जवाब कैसे देने हैं, यहां पर इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे बाद में। और एक और कंडीशन बन जाती है, जैसे शिकारी ने शेर मारा। ठीक है, यहां पर ध्यान से देखेंगे, यहां पर जो विभक्ति है ना, विभक्ति ने है, और ने आप सभी को पता होगा कि ने किसकी विभक्ति होती है, कर्ता कारक की विभक्ति होती है। कर्ता कारक की जो विभक्ति होती है वो ने होती है। इसके हिसाब से इस वाक्य में कर्ता कारक होना चाहिए था, जबकि इस वाक्य में जो कारक है वो साथियों कौन सा है, कर्म कारक है। जबकि इस वाक्य में कौन सा कारक है, कर्म कारक है। तो यहां से आप ये बात तो समझ गए होंगे कि जो पुस्तक में दिया होता है कि आपके ये कारक है और उन कारक की अपनी अपनी विभक्तियां हैं। जब आपको ये विभक्तियां नजर आए, इसके आधार पर आप सीधा उत्तर लगा सकते हैं कि कारक कौन से हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता, इस पे अलग ही लेवल पे खेल चेंज हो जाता है। ठीक है, तो उसके लिए हमें पहले सभी कारक को जानना है, और उन कारक में ऐसा हमें किस तरीके से पढ़ना है कि हमें इन विभक्तियों की सहायता लेनी ना पड़े, है ना। एक भी विभक्ति हमें नहीं चाहिए, हमें विभक्ति से कोई मतलब नहीं है, बस हमें कारक समझने, कारक के मीनिंग समझने। उसके बाद हम सेंटेंस को पढ़ते ही ये बता देंगे कि इसमें अभी कौन सा कारक है। और मैं इतनी उम्मीद करता हूं कि अगर आप ध्यान से ये वीडियो देखेंगे तो आप लास्ट में इतना कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, कोई भी आपके पास सेंटेंस आए ना कारक से रिलेटेड, तो आप देखते ही बता देंगे इसमें कौन सा कारक है। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्लास पूरी देखनी पड़ेगी। अगर हम कारक की बात करें तो कारक हिंदी में कितने होते हैं, 8 कारक होते हैं। और 8 कौन कौन से होते हैं उनके ऊपर देखते हैं कि कौन कौन से 8 कारक होते हैं। ठीक है, जिनमें पहला होता है कर्ता कारक, दूसरा होता है कर्म कारक, तीसरा होता है करण कारक, चौथा होता है संप्रदान कारक, और 5वां अपादान कारक। ठीक है, छठा रहता है संबंध कारक, और 7वां होता है अधिकरण कारक, 8वां होता है इसमें संबोधन कारक। ठीक है, ये 8 के 8 क्या होते हैं, ये 8 के 8 कारक होते हैं। और इन कारक की अपनी अपनी क्या होती है, विभक्तियां होती है, अपनी अपनी क्या होती है, विभक्तियां होती है। और उन विभक्तियों के माध्यम से हम कुछ सवालों को क्या करते हैं, सॉल्व कर पाते हैं। लेकिन इस प्रकार के आते हैं तब हम विभक्तियों के माध्यम से सॉल्व नहीं करते। अभी फिलहाल हम लिख लेते हैं विभक्तियां, कौन कौन सी विभक्तियां हैं, बाद में उनकी हमें कोई जरूरत नहीं है, उनकी सहायता हम नहीं लेंगे। ठीक है, यहां पर देखेंगे कर्ता की जो विभक्ति होती है वो ने होती है,
और कर्म की को होती है, करण की एक तो से होती है और दूसरी क्या होती है, द्वारा होती है। संप्रदान की क्या होती है, के लिए होती है, ठीक है, के लिए। और अपादान की होती है से, लेकिन से किसके अर्थ में होगी, अलगाव के, अलगाव के अर्थ में होगी। अलगाव का मतलब अलग होने के अर्थ में होगी। और संबंध में कौन सी होगी, का, की, के होगी। और उसके बाद अधिकरण में होगी मैं या पर होगी। और संबोधन में होगी हे, हे, अजी, अरे, ठीक है। इस प्रकार से ये सभी कारक की अपनी अपनी विभक्ति है। अगर आप याद करना चाहो तो आप याद कर सकते हैं। पहले इन कारक को पढ़ेंगे ध्यान से, कारक को याद करेंगे, उसके बाद इनकी विभक्तियां चिन्ह याद करेंगे, ठीक है। और अपन जो पढ़ेंगे इनसे बिल्कुल हट के पढ़ेंगे। उसके लिए हमें क्या करना है, ये जो सभी कारक है ना, इन कारक के हमें अर्थ आने चाहिए, तब हमें इन विभक्तियों की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। तब हमें विभक्तियों की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तब आप क्या करेंगे, अब इन सब के ऊपर ध्यान देंगे, सभी के ऊपर समझने में ध्यान देंगे। अगर हम कर्ता की बात करें तो कर्ता का अर्थ क्या होता है, कर्ता का अर्थ होता है काम को करने वाला, है ना। कर्ता का अर्थ क्या होता है, काम को करने वाला होता है। और कर्म का अर्थ होता है प्रभाव, ठीक है। अर्थों को आप ध्यान से देखेंगे तब हमें इनकी जरूरत नहीं होगी। कर्म का अर्थ प्रभाव है। और करण का अर्थ क्या होगा, करण का अर्थ होगा साधन होगा। और संप्रदान का अर्थ होगा हित पूर्ति, हित पूर्ति। हित पूर्ति का मतलब क्या है, दूसरे को किसी वस्तु की आवश्यकता है और उसका हम क्या कर दें, पूर्ति कर दें। अपादान का अर्थ क्या होता है, अपादान का अर्थ होता है अलगाव, ठीक है। और संबंध का अर्थ संबंधी होता है। अधिकरण का जो अर्थ होता है, अधिकरण का अर्थ होता है आधार। और संबोधन का अर्थ होता है पुकारना। संबोधन का अर्थ क्या होता है, पुकारना। तो आप इनके जो अर्थ है, इनके अर्थ आने बहुत जरूरी है, तब जाके इन विभक्तियों से हमारा छुटकारा होगा। तब इन विभक्तियों की सहायता हमें नहीं लेनी पड़ेगी। आप दोबारा से भी देख सकते हैं, कर्ता का अर्थ क्या होता है, काम को करने वाला। कर्म का अर्थ क्या होता है, प्रभाव होता है। करण का अर्थ साधन होता है। संप्रदान का अर्थ हित पूर्ति होता है। और अपादान का अर्थ अलगाव होता है। संबंध का अर्थ संबंधी होता है। अधिकरण का अर्थ आधार होता है। और संबोधन का अर्थ होता है पुकारना, ठीक है। अब हम इन सभी के ऊपर सेंटेंस के आधार पर अभ्यास करते हैं कि आपको जवाब कैसे देना है, ठीक है। अब एक एक कारक को हम पढ़ते हैं और इनकी विभक्ति आप नाम मात्र के लिए ऐसे ध्यान रख सकते हैं। इनमें से हमारा लगभग 20-25% ही इनसे हमें हेल्प मिलती है और बाकी नहीं मिलती है, ठीक है। तो हमारे पास हेडिंग में क्या होगा, हेडिंग में होगा हमारे पास कर्ता कारक, है ना। कर्ता कारक होगा और कर्ता कारक की जो विभक्ति है वो क्या हो जाती है, नए विभक्ति होती है, ठीक है। कर्ता कारक में दो कंडीशनें रहती है, कर्ता कारक में दो कंडीशनें रहती है। और दो कंडीशनें कैसी, यहां पर जो नए विभक्ति है ना, इस नए विभक्ति का प्रयोग आप दो कंडीशन के आधार पर करते हैं। एक तो ये कि जो भी काम इसमें करा जाएगा वो काम अगर भूतकाल का हो, अगर भूतकाल का हो, मैं सेंटेंस के आधार पर समझाऊंगा, भूतकाल का हो तब आप नए विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अगर कार्य कैसा हो, वर्तमान काल या भविष्य काल का हो, तब इसमें नए विभक्ति का प्रयोग नहीं होता। ध्यान से समझेंगे, कर्ता कारक में मैंने क्या बोला, कर्ता में कंडीशनें हमारे पास ये रहती है, जो नए की कंडीशन रहती है ना विभक्ति की, वो भूतकाल में तो हम नए का प्रयोग होता है। और जब कार्य वर्तमान का या भविष्य का हो तब नए का प्रयोग नहीं होता। और इस कर्ता का अर्थ हमने क्या समझा था कि कर्ता का अर्थ क्या होता है, काम को करने वाला। इसका मतलब क्या है कि इसमें हम जो भी काम करेंगे उस काम का प्रभाव किसके ऊपर पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा केवल कर्ता के ऊपर ही पड़ेगा। जैसे आप सेंटेंस के माध्यम से समझेंगे, जैसे मोहन ने पत्र लिखा, ये सेंटेंस है।
और ये सेंटेंस आप जानते हैं किस काल का है, भूतकाल का है, भूतकाल का है। और मैंने क्या बोला, भूतकाल की कंडीशन में नए विभक्ति का प्रयोग होगा। और यही सेंटेंस अगर वर्तमान का बनाए या भविष्य का बनाए तब नए विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा। जैसे मोहन पत्र लिख रहा है, ठीक है, मोहन पत्र लिख रहा है। नए विभक्ति का कहीं भी प्रयोग नहीं है, लेकिन इसमें जो कारक होगा, कारक कौन सा होगा, कर्ता कारक होगा। उसके बाद आप तीसरा देखेंगे, तीसरा कौन सा, उसके बाद हम यहाँ पर जो सेंटेंस बनाएंगे वो कौन सा होगा, भविष्य काल का। जैसे मोहन पत्र लिखेगा, मोहन पत्र लिखेगा। यहाँ पर ये सेंटेंस भविष्य का है और इस पे ने का प्रयोग नहीं हुआ है और कंडीशन हमारे पास इसके आधार पर है। यहाँ से एक पॉइंट तो आपका क्लियर हो गया होगा, जो मैंने आपको शुरू में बोला कि जब ने विभक्ति का प्रयोग नहीं होता उस समय आपको ये देखना होगा कि जो इसमें करता है ना, जो इसमें करता है काम को करने वाला, उसका प्रभाव उसके ऊपर पड़ रहा है या किसी दूसरे के ऊपर पड़ रहा है। तो उस चीज को भी आप यहां पर प्रूव कर सकते हैं। जैसे मोहन पत्र लिखेगा तो यहां पर जो मोहन है, मोहन क्या हो जाएगा, मोहन हो जाएगा कर्ता, ठीक है, मोहन कर्ता हो जाएगा। और मोहन क्या करेगा, कार्य करेगा। और उस कार्य का प्रभाव भी किसके ऊपर पड़ेगा, मोहन के ऊपर पड़ेगा। मोहन पत्र लिख रहा है तो मोहन क्या है, यहां पर मोहन कर्ता होगा और इसका कार्य का प्रभाव भी इसी के ऊपर पड़ेगा। मोहन ने पत्र लिखा तो मोहन क्या है, कर्ता है और यहां पर इस कार्य का प्रभाव इसके ऊपर ही पड़ा। आपने कर्ता कारक में क्या समझा, कर्ता कारक में दो कंडीशन होती है, एक में ने का प्रयोग होता है, एक में ने का प्रयोग नहीं होता। इस तरीके से आप इसको सावधानी से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम दूसरा देखते हैं कर्म कारक। कर्म कारक में भी कंडीशन कुछ चेंज होती है। कर्म कारक को भी हमें कैसे पढ़ना होता है, थोड़ा सावधानी से पढ़ना होता है, ठीक है। हेडिंग होगी हमारे पास नंबर 2 कर्म कारक, कर्म कारक होगी। और कर्म कारक की जो विभक्ति है, कर्म कारक की विभक्ति क्या हो जाएगी, को हो जाएगी, ठीक है। कर्म कारक की विभक्ति को है, लेकिन यहां पर इस को का प्रयोग भी होता है। को का प्रयोग तब होगा जब हम सामने वालों को प्रभाव डालेंगे, है ना, जब सामने वाले पर हम प्रभाव डालेंगे और जब सामने वाले की कुछ कंडीशन में क्या होगी, हत्या होगी, तब हम को का प्रयोग नहीं करते, तब हम ने का प्रयोग करते हैं। ध्यान से समझना है, प्रभाव के कंडीशन में हम को का प्रयोग करते हैं और हत्या के कंडीशन में, हत्या में भी कुछ कंडीशन में हम किसका प्रयोग करते हैं, ने का प्रयोग करते हैं। देखिए जैसी पिताजी ने, ठीक है, सेंटेंस नंबर 1 है, पिताजी ने पुत्र को बुलाया, ठीक है, ये सेंटेंस हो जाएगा। यहां पर जो पिताजी है, पिताजी कर्ता हो जाएगा और ये क्या हो जाएगी, कर्ता की विभक्ति हो जाएगी। और यहां पर पुत्र, ठीक है, पिताजी के द्वारा जो काम किया गया है ये बुलाने का, तो ये क्या हो जाएगी, क्रिया हो जाएगी। और कर्म क्या हो जाएगा, पुत्र, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। और यहां पर कर्म के साथ साथ इसकी विभक्ति भी आ रखी है। एक तो हमारे पास तरीका ये कि हम सेंटेंस को पूरा सॉल्व करते हुए चले, लेकिन ऐसे में बात नहीं बनती। ऐसे में बात इसलिए नहीं बनती, यहाँ पर पिताजी कर्ता हो जाएगा, कि बुलाना उनकी क्रिया हो जाएगी, कर्म यहाँ पर पुत्र होगा, प्रभाव तो इसके ऊपर पड़ा, ठीक है, प्रभाव तो कर्म के ऊपर पड़ा, कर्म भी हमें यहाँ पर दिखा। लेकिन अगर आप समझने के आधार पर देखें ना इसको, तो हमने क्या समझा था कि जो कर्म कारक है, कर्म कारक का अर्थ क्या होता है, प्रभाव होता है, ठीक है। कर्म कारक का अर्थ क्या होता है, प्रभाव होता है। लेकिन कर्म में प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा, जो काम को करने वाला होगा ना उसके ऊपर नहीं पड़ेगा, कर्म में प्रभाव पड़ेगा दूसरे के ऊपर, ठीक है। ये जो पुत्र है ना, पुत्र उस समय कहीं दूसरी जगह खड़ा था, जब पिताजी ने बुलाया तब वहां से वो पिताजी के पास आया, यानी पुत्र प्रभावित हुआ, ठीक है। और इसका दूसरी कंडीशन क्या है, जैसे शिकारी ने
शेर शेर मारा। ठीक है, शिकारी ने शेर मारा। तो यहां पर आप ध्यान देंगे, यहां पर जो ने विभक्ति है, ने विभक्ति किसकी है? कर्ता की विभक्ति ने है। और यहां पर शिकारी ने शेर मारा, यहां पर ये विभक्ति कर्ता की है। उसके बावजूद भी इसमें जो कारक है वो कौन सा हो जाएगा? कर्म कारक होगा। वो किसके आधार पर? क्योंकि जो शिकारी है ना, शिकारी तो कोई आदमी होगा, और उस आदमी ने अपने बंदूक से किसकी जान ले ली? शेर की जान ले ली। तो शेर प्रभावित हुआ, बिल्कुल हुआ भाई, उसकी तो जान चली गई। प्रभावित क्या बात कर रहे हैं, है ना, उसकी तो जान चली गई। तो यहां पर मैंने आपको क्या बोला ना, जो कर्ता कारक है, कर्ता कारक के हम दो कंडीशन देखते हैं। पहला, अगर आप सामान्य रूप से प्रभाव डालेंगे दूसरे व्यक्ति पर, तब को विभक्ति आएगी। और अगर आप हत्या करने जैसा प्रभाव डालेंगे तब ने विभक्ति होगी, और कारक उसमें भी कौन सा होगा? कर्म कारक होगा। ठीक है, ध्यान ये रखना आप कि यहां पर प्रभावित किया जाता है, सामने वाले पर प्रभाव डाला जाता है। ठीक है, तीसरा किस प्रकार से होगा? तीसरा, जैसी सोहन ने मोहन को पीटा, है ना, पीटा। तो यहां पर सोहन ने मोहन को पीटा, यानी मोहन के ऊपर प्रभाव पड़ा, बहुत ज्यादा पड़ा भाई, चांटे पड़े, प्रभाव तो पड़ा। लेकिन विभक्ति क्या है? को भी है, ने भी है। आप विभक्तियां को छोड़ो, है ना, विभक्ति के ऊपर आप बात ही मत करो, आप सीधे अर्थ के ऊपर बात करो। अर्थ क्या है? कर्म में प्रभाव पड़ेगा और प्रभाव दूसरे व्यक्ति पर पड़ेगा। एक आप खुद हो, आपके द्वारा जब खुद को नहीं दूसरे को प्रभावित किया जाएगा, वहां कंडीशन किसकी बन जाती है? कर्म कारक की। कर्ता कारक में हम खुद प्रभावित होते हैं। जैसे मैं दौड़ रहा हूं, मैं खुद थकूंगा भाई, है ना, मैं चिल्ला रहा हूं, मैं खुद थकूंगा, है ना, मैं गा रहा हूं, मैं खुद थकूंगा, प्रभावित मैं खुद को कर रहा हूं। लेकिन यहां पर कंडीशन क्या है? यहां पर मैं दूसरे को प्रभावित कर रहा हूं। तो ये कंडीशन तो कर्ता कारक के कर्म कारक में है। उसके बाद हम देखते हैं करण कारक। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं करण कारक। करण कारक, करण की विभक्ति क्या होती है? एक से होती है, दूसरी द्वारा होती है। और करण पे मैंने आपको बोला था कि इसका अर्थ क्या होता है? साधन होता है। और यहां पर आप सीधा सा एक शब्द से ये समझ लेना, जिस भी वाक्य में आपको साधन दिखाया जाए या साधन दर्शाया जाए, उस वाक्य में करण कारक होगा। विभक्ति कोई सी भी हो, विभक्ति कोई सी भी हो, विभक्ति के ऊपर आपने बात ही नहीं करनी। जैसी उदाहरण पे आएंगे, जैसी राम ने रावण को तीर से मारा। ठीक है, इसमें एक विभक्ति ये है, एक विभक्ति ये है, एक विभक्ति ये है। जनाब, इसमें तीन तीन विभक्तियां नजर आ रही है। ऐसा जरूरी नहीं कि सेंटेंस ये आएगा, है ना, सेंटेंस कोई सा भी आ सकता है। और ऐसा जरूरी नहीं है तीन विभक्ति में हम उलझे ना, है ना। इसलिए सुलझने का एक अच्छा रास्ता है कि अगर आपको इसमें साधन नजर आ रहा है तो आप उस साधन के आधार पर सीधा आंखें बंद करके क्या लगा दो, इसमें जो कारक है वो करण कारक है। और यहां पर हमें साधन क्या दिखाया जा रहा है? राम ने रावण को तीर से मारा, यानी जो बल डाला जा रहा है, वो किसके ऊपर डाला जा रहा है? तीर के ऊपर। और तीर क्या हो जाएगा? साधन हो जाएगा। और जब साधन दिखाया जाए उस कंडीशन में उसमें कौन सा कारक होता है? करण कारक होता है। जैसे मोहन पानी लाता है, कर्ता कारक हो जाएगा। मोहन पानी लाता है, कर्ता कारक हो जाएगा। मोहन बाल्टी से पानी लाता है, करण कारक हो जाएगा। ठीक है, मोहन बाल्टी से पानी लाता है, करण कारक हो जाएगा। हम कुएं से पानी लाए, कंडीशन अलग है। हम कुएं से एक बाल्टी पानी लाए, तो जो बाल्टी, बीच में बार बार बाल्टी शब्द आ रहा है ना, बाल्टी हमारे पास साधन है। और यहां पर कारक कौन सा हो जाएगा? करण कारक हो जाएगा। ठीक है, देखिए, ध्यान से देखेंगे। जैसे दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे सोहन लेखनी से पत्र लिख
रहा है। तो यहाँ पर एक तो यहाँ पर से विभक्ति है, इसके आधार पर आप आसानी से लगा सकते हैं। नहीं तो जो लेखनी है, लेखनी क्या हो जाएगा, इसमें साधन हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो सोहन लेखनी के द्वारा पत्र लिख रहा है, यहां पर भी कंडीशन साधन की आपको नजर आती है। ठीक है, तो यहां पर कोई डाउट नहीं रहेगा, करण कारक बहुत आसान कारक है। ठीक है, उसके बाद रहता है संप्रदान कारक, उसके बाद रहता है संप्रदान कारक। और संप्रदान की जो विभक्ति होती है वो होती है के लिए, और कभी कभी इसमें को विभक्ति का भी प्रयोग होता है। ठीक है, कभी कभी इसमें को विभक्ति का भी प्रयोग होता है, इसीलिए मैं बार बार एक शब्द में ज्यादा बल डाल रहा हूं कि आपको विभक्ति के ऊपर निर्भर नहीं रहना है। ठीक है, यहां पर कैसी, जैसे अगर हम संप्रदान की बात करें ना, संप्रदान का अर्थ क्या होता है, हित पूर्ति। संप्रदान का अर्थ ही अपने आप में हित पूर्ति होता है। और हित पूर्ति का मतलब क्या हुआ, अगर किसी दूसरे आदमी को किसी वस्तु की आवश्यकता है और उस वस्तु को आप प्रोवाइड करा रहे हैं, आप दे रहे हैं दान स्वरूप या जैसे भी दे रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, जिसको उसकी जरूरत थी उसके आपने हित पूर्ति कर दी, है ना। तो इस हित पूर्ति में कैसे कैसे उदाहरण बनते हैं, जिसमें जैसे मोहन ने बहन के लिए क्या लाई, पुस्तक लाई। ठीक है, मोहन ने बहन के लिए पुस्तक लाई, यहां पर के लिए भी आ रहा है, और बहन को आवश्यकता किसकी थी, पुस्तक की थी, तो ये पुस्तक से क्या हुई, बहन की क्या हुई, हित पूर्ति हुई। एक कंडीशन तो ये है जहां पर आपको साफ नजर आती है के लिए विभक्ति, और दूसरी कंडीशन इसमें क्या बनती है, जैसे राजा ने गरीबों को दान दिया, है ना। राजा ने गरीबों को दान दिया, तो ये जो राजा है ये देने वाला है, और गरीब की क्या हो रही है, हित पूर्ति हो रही है। गरीबों की क्या हो रही है भाई, हित पूर्ति हो रही है। लेकिन यहां पर के लिए विभक्ति नहीं है, विभक्ति अभी के लिए नहीं है, इसमें विभक्ति को भी है और विभक्ति ने भी है। इसीलिए इन विभक्ति पे नहीं जाना है। को के द्वारा भी कंडीशन हित पूर्ति की दिखाई जाती है। नहीं तो हमें सेंटेंस से ही ये समझ में आ रहा है कि राजा ने जब गरीबों को दान दिया तो गरीब की हित पूर्ति हुई, यहां पर, है ना। गरीबों को जरूरत थी और उन्हें जरूरत का सामान मिल गया। और इस पे जो तीसरा कंडीशन बनती है, तीसरी कंडीशन क्या बनती है, जैसे राजा ने नहीं तो इसको ने हटा देते, राजा गरीब को कंबल देता है। राजा गरीब को कंबल देता है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, को कारक है भाई, है ना। और को तो यहां पर कर्म का है, कर्म नहीं है। यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर राजा ने इस गरीब की क्या करी, हित पूर्ति करी। इसलिए मैं बार बार आपको क्या बोल रहा हूं, हर कारक में आपने उसका अर्थ ध्यान रखना है। संप्रदान का अर्थ हित पूर्ति है। हित पूर्ति किसी भी सेंटेंस में दिखे, आंखें बंद करके आपने लगा देना है। इसमें विभक्तियां कौन सी है वो कोई मायने नहीं रखता। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, अगला हो जाएगा हमारे पास अपादान। अगला कारक हो जाएगा अपादान कारक। ठीक है, अपादान की विभक्ति क्या होती है, से होती है। ठीक है, लेकिन ये से किसके भाव में होगी, अलगाव के भाव में या अलग होने के भाव में। ठीक है, अलग होने के भाव में होगी। देखिए कैसी, जैसे मोहन कुएं से पानी लाया। मोहन कुएं से पानी लाया, यहां पर क्या है, मोहन क्या काम कर रहा है, मोहन यहां पर कर्ता हो जाएगा, और ये कुएं से पानी लाएगा। कुएं में मान के चलो 1000 लीटर पानी है। ठीक है,
1000 लीटर पानी है तो उनमें से उन्होंने क्या करा, 50 लीटर बाहर निकाला, तो यहां पर 1000 लीटर में से 50 लीटर अलग हुआ, अलगाव का भाव है। इसमें तमाम तरह के क्वेश्चन बनते हैं कि हिमालय से गंगा गिरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो हिमालय में जो पानी हो रहा है ना, जो पानी रिस रहा है, वो जब पानी नीचे आएगा तो वो पानी हिमालय से अलग हो रहा है, अलगाव का भाव है। यहां पर भी कौन सा कारक हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कारक होगा हमारे पास संबंध कारक। संबंध कारक में कोई दिक्कत नहीं है भाई, संबंध कारक बहुत आसान है। उसके बाद संबंध कारक है और संबंध की विभक्ति क्या होती है, का, की, के, और जब इनके माध्यम से एक संज्ञा का संबंध दूसरे संज्ञा के साथ दर्शाया जाए वहां पर संबंध कारक होगा। जैसे मोहन और सोहन दोनों भाई है। ठीक है, तो यहां पर मोहन और सोहन का संबंध दर्शाया जा रहा है, विभक्ति नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, हमें सिर्फ इतना ही तो ध्यान रखना है कि इसमें संबंध बताया जा रहा है। जैसे दूसरा क्या होगा, वह घर घूम रहा है। ठीक है, वह घर घूम रहा है, इसमें भी विभक्ति नहीं है, लेकिन तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। वह घर घूम रहा है, पहले वो एक घर जाएगा, फिर दूसरे वाले के घर जाएगा, फिर तीसरे वाले के घर जाएगा, ऐसे करके वो जब घूमेगा ना, तो इसमें जो संबंध बताया जा रहा है, संबंध किसका बताया जा रहा है, घरों का संबंध बताया जा रहा है। विभक्तियां है नहीं, विभक्ति का काम भी नहीं है। ठीक है, तो जब एक संज्ञा का संबंध दूसरे संज्ञा से बताया जाए वहां पर कौन सा कारक होगा, संबंध कारक होगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं अगला कारक। अगला कौन सा है, अगला हो जाएगा हमारे पास अधिकरण। ठीक है, अगला कारक हो जाएगा अधिकरण। अगला कारक है अधिकरण। ठीक है, और अधिकरण की जो विभक्ति है, अधिकरण कारक की जो विभक्ति है वो क्या हो जाएगी, में या पर हो जाएगी। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है आधार है ना, इसका अर्थ आधार होता है। और जब हम कोई भी काम किसी आधार या किसी नियत स्थान पर करते हैं, निश्चित जगह पर करते हैं, उसको क्या बोला जाता है, अधिकरण कारक बोला जाता है। इन दोनों की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो कैसे, देखिए जैसे एक आपके पास उदाहरण है, जैसे पुस्तक मेज पर है। ठीक है, पहला तो ये कि जो पुस्तक है, पुस्तक का आधार क्या है, पुस्तक का आधार क्या हो जाएगा, मेज हो जाएगा। और दूसरा इसमें जो पर है ये किसका काम करता है, विभक्ति का काम करता है, आधार बताने का काम करता है। पक्षी, उसके बाद नेक्स्ट है, जैसे पक्षी डाल पर बैठा है। ठीक है, पक्षी डाल पर बैठा है। तो यहां पर पक्षी के टिकने का आधार क्या है, डाल है, यानी डाल के सारे वो पक्षी बैठा है, तो पक्षी के बैठने का आधार क्या हो जाएगा, डाल हो जाएगा। पुस्तक मेज पर है, इसका मतलब क्या है, पुस्तक का आधार क्या हो जाएगा, मेज हो जाएगा। मेज जमीन पर है तो मेज का आधार जमीन हो जाएगी। इस तरीके से इसमें आपको देखना है, केवल आधार आपको ध्यान रखना है। ठीक है, में क्या हो जाएगा, में विभक्ति में कौन से सेंटेंस बन सकते हैं, जैसे सेंटेंस नंबर 3 हो जाएगा, जैसे सिंह वन है ना, वन में रहता है। ठीक है, इस प्रकार से चौथा क्या हो सकता है कि वह लोग घर में रहते हैं। वह लोग घर में रहते हैं, तो घर में रहने का उनका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। बाघ वन में रहता है, तो उसके जो रहने का ठिकाना है ना, रहने का ठिकाना वो कहाँ हो जाएगा, वन में हो जाएगा। और यहाँ पर मैं के माध्यम से, मैं के द्वारा भी इनको बताया जाता है। नहीं तो आप एक ही ध्यान रखेंगे,
अधिकरण का अर्थ आधार होता है। आधार के सहायता से या आधार जैसे कोई सेंटेंस दिखे, आंखें बंद करके वहां पर भी आप लगा देना कौन सा कारक है, अधिकरण कारक है। उसके बाद एक लास्ट रहता है हमारे पास संबोधन कारक। ठीक है, संबोधन कारक रहता है। और संबोधन कारक की जो विभक्ति है वो विभक्ति क्या हो जाएगी, जैसे हे और अजी और अरे। ठीक है, उसके बाद रहता है ओहो। इस प्रकार से ये विभक्तियां रहती है। और जो संबोधन है ना, संबोधन का अर्थ क्या होता है, पुकारना होता है। संबोधन का अर्थ अपने आप में क्या होता है, पुकारना होता है। पुकारने जैसी जिस सेंटेंस में आपको भाव दिखे, आंखें बंद करके क्या लगा देना है, संबोधन कारक लगा देना है। नहीं तो संबोधन कारक की विशेषता क्या होती है, ये ऐसे ऐसी विभक्तियां हैं जो सेंटेंस के पहले ही लगती है और इसके माध्यम से ही कोई सेंटेंस बनता है। देखिए जैसे हे भगवान अब क्या होगा, इस प्रकार से। ठीक है, अजी आप सुनते हो, इस प्रकार से। तो यहां पर आपने इनमें एक भिन्नता जो ये अलग रहता है, इन सब से अलग जो रहता है वो एक पॉइंट से लेकर रहता है, इसकी जो विभक्तियां है ना, इन विभक्तियों से ही कोई सेंटेंस प्रारंभ होता है ना। पहले विभक्ति है फिर सेंटेंस प्रारंभ हुआ, पहले विभक्ति है फिर सेंटेंस प्रारंभ हुआ। लेकिन अन्य जो साथ के साथ है, इनकी विभक्तियां क्या है, इनकी विभक्तियां किसी वाक्य के मध्य में प्रयोग होती है। ठीक है, इनमें से क्वेश्चन क्या भी बन सकता है कि किस एक कारक की विभक्ति वाक्य के प्रारंभ में ही लगती है, तो आपके पास जवाब क्या होगा, संबोधन कारक। तो ये हमारे इस प्रकार से कारक थे। ठीक है, जय हिंद।